हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रोप्लेक्स चैनल पे। आज से हम लोग क्लास 10th की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपके पेपर तक मैं कंटिन्यू ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहूँगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं इंग्लिश का एक मॉडल पेपर जो कि अभी मैंने गूगल से फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है। इसमें से देख लीजिए आपके सामने ये सब कुछ शो हो रहा है। ये हम लोग अभी सारा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो इसका एक पहले से अनसीन या सीन पैसेज है हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए फिर सबसे पहले अपने पेपर का मॉड्यूल क्या होता है इसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है कि हम लोगों को सबसे पहले तो एक मिलेगा OMR शीट जो कि हमको उसको भरनी होती है, और उस पर हम लोगों को 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे और OMR शीट को अच्छे से भरनी है। OMR शीट पे क्या होता है, एक आपको ऐसे इस टाइप से गोले मिलेंगे, ठीक। उसी गोले को हमको अच्छे से भरना है। कैसे भरना है? अच्छे से भर देना है। और टेंशन ना लीजिए, मैं लास्ट में इसके भरने की प्रैक्टिस भी करवा दूंगा कि आपको गोले कैसे भरने हैं ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलें और क्या गलती नहीं करनी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता है और वो गलत तरीके से OMR भर के आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको पूरे नंबर नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इंग्लिश का मॉडल पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं। उसमें से सबसे पहले जो होता है हम लोग उसको देखते हैं। तो उसमें क्या है, बोल रहा है कि मॉडल पेपर क्लास 10th ऑफ इंग्लिश का हम लोग मॉडल पेपर सीखने जा रहे हैं। उसमें क्या बोल रहा है, ओनली क्वेश्चन पेपर। फ़िलहाल ये तो चलो उसमें उसी में लिखा है, लेकिन जो हम लोगों को एक सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, हम लोगों को टाइम दिया गया होता है 3 घंटे का, 3 घंटे 15 मिनट, जो कि 15 मिनट हम लोगों को पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं स्टार्टिंग में, कि पेपर में क्या कैसे क्या आ रहा है उसको हम लोग अच्छे से समझ लें और उसके बाद अच्छे से करना शुरू करें। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? 70 नंबर, मतलब 30 नंबर हमको स्कूल के प्रैक्टिकल की ओर से मिलते हैं और 70 नंबर का हमारा पेपर होता है। इसमें से हमको 70 में से हम लोग कोशिश करते हैं 69, 65, 68 तो नंबर आ ही रहे हैं, ताकि हमें प्रैक्टिकल में भी 30 नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसे मेरे हम लोगों को 96, 99 नंबर से आने की एक पॉसिबिलिटी रहती है। चलिए, और इसका फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले इसमें जो इंस्ट्रक्शन होते हैं हम आपको पहले से बता दे रहे हैं, ताकि आपको जब आपको एक पेपर मिलेगा तो उसमें सारा कुछ सेम टू सेम मिलेगा, तो आपको उसमें दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग पहले से इसको डिस्कस कर ले रहे हैं। तो इसमें से क्या है, बोला नोट, हमको नोट देखना। सबसे पहले द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड ओनली फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि आपको जो स्टार्टिंग के 15 मिनट होते हैं वो सिर्फ आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, ताकि आप अच्छे से पेपर को पढ़ें और समझ सकें। तो सेकेंड नोट क्या बोल रहा है, द क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन A एंड सेक्शन B। देखिए सेक्शन A में क्या है, सेक्शन A क्या बोल रहा है, सेक्शन A कंटेंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इट मीन्स जो सेक्शन A है उसमें से हमारे MCQ सॉरी, दैट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। MCQ का पूरा नाम होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस सेक्शन A में हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे। कैंडिडेट्स हैव टू चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द आंसर इन द आंसर स्क्रिप्ट। जो हम लोगों को एक OMR शीट दी गई होगी उस पर से हम लोगों को फिल करना है, पहली बात तो ये होगी। फिर क्या है, देखिए सेक्शन B में क्या है, सेक्शन B कंटेंस डिस्क्रिप्टिव आंसर द क्वेश्चन टाइप। सेक्शन यहाँ पे तो कोई एक हमारा वर्ड डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वी हैव टू राइट, हमको लिखना पड़ेगा, हमको लिख के हर एक क्वेश्चन का जो मुझे आंसर देना है वो लिख के दिखाना पड़ेगा। और MCQ में क्या होता है कि आपको इस टाइप से 4 गोले दिए जाएंगे, ठीक, उनको हमको फिल करना होता है। और यहाँ पे लिखा होता है, सपोज दैट हम मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है A, यहाँ पे लिखा है, कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखा है B ऑप्शन, यहाँ पे लिखा है C, यहाँ पे लिखा है D। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें से जो मेरा ऑप्शन सही होगा उसी को हम लोगों को ऐसे भर लेना है। मान लो मेरा ऑप्शन नंबर सही है B, तो हम लोग B पे ऐसे गोला कर देंगे। गोला कैसे करना है वो हम लोगों को एक अच्छे से OMR शीट पे बता देंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं फिर क्या है, सेक्शन B में हो गया डिस्क्रिप्टिव आंसर।
सेक्शन बी कंटेंस डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस। अगला पॉइंट क्या है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। इसमें बोल रहा है कि सारे क्वेश्चन को करना अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस, मतलब यह है कि जो भी आपका क्वेश्चन है उसी के सामने या उसी के कॉर्नर पे हम यहाँ पे मान सकते हैं, यहाँ पे आपके सारे नंबर लिखे होंगे। सपोज दैट यही एक मेरा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, मान लो ये 2 नंबर का है, तो आपके सामने ऐसे 2 नंबर लिखा होगा, ताकि हम लोग ये समझ लें कि हम जो क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं एक्चुअली में वो है कितने नंबर का। तो ये हमारा कितने नंबर का, 2 नंबर का। ठीक है, अब देखिए हमारा सेक्शन ए खुल चुका है। सेक्शन ए में जो बोला जा रहा है कि क्वेश्चन 1 से क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन 1 से 3 रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। हमको क्या करना है सॉरी, ये ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़ना है। इसी पैसेज में से नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से हमको इस पैसेज में से आंसर फाइंड आउट कर उसमें सही विकल्प में हमको टिक करना है। देखिए मैं आपको पैसेज भी दिखा रहा हूँ अभी। ये हम लोग का पूरा पैसेज है, ये पैसेज हमको पढ़ना होता है और इसी पैसेज के हिसाब से ये क्वेश्चन देखिए। ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है ना, व्हेन वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बॉर्न, ये हमारे इसके ऑप्शन है। फिर बोल रहा है इन द एबव पैसेज वो इज़ द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको अच्छे से पढ़ेंगे और सारे आंसर हम लोग बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है ये सेलेक्ट वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अपोजिट टू द वर्ड हेट्रेड। हेट्रेड का मुझे एंटोनिम लिखना है या अपोजिट बोल सकते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। मतलब ये मैं आपको एक आउटलाइन दिखा रहा हूँ कि हमारा पेपर किस टाइप से आएगा। जो पैसेज आएंगे तो उसमें से आपको कुछ भी लिखना नहीं है, उसी पैसेज में से MCQ बनाए जाएंगे और उन्हीं MCQ को अच्छे से पैसेज से पढ़कर हमको सही ऑप्शन टिक करना है। इसमें क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ये तो हमारे चलो क्वेश्चन होंगे। चलिए अब हम लोग पैसेज को अच्छे से सीखते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज द फर्स्ट वूमेन। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक औरत थी, वो इसमें वूमेन का जिक्र किया गया है ना। क्या बोला है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज द फर्स्ट वूमेन हु वाज अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ हर pioneering works in nursing profession. She was born on May 12, 1820 of a rich family. In Florence of Italy, it was unthinkable for a woman of respectable family to go out for a job in those days. She offered herself to provide healing touch to the wounded soldiers in the Crimean War. She served them so well and with such great love that she became a legend in the nursing profession. We remember her as an embodiment of love, sacrifice, and a dedication of mankind. At the overcrowded Scutari hospital, she was often found serving the wounded soldiers, even in the midst of night, holding a lamp in her hand. Its result is that succeeding generations know her as the lady with the lamp. अब देखिए हम लोगों ने सबसे पहले पैसेज को पढ़ लिया। अब हमको क्या करना है, इसी को हमको अब एक बार क्या करना है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना है। व्हेन वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज। अच्छा देखो पैसेज में क्या होता है, अगर हम लोगों को इसका एक अगर हम लोगों ने इसकी हिंदी निकाल ली तो जाहिर सी बात है, अगर हम लोग यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, देखो जो CBSE बोर्ड वाले हैं वो तो बहुत ही आसानी से इस पैसेज के सारे आंसर को फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम उनको होती है जो यूपी बोर्ड में होते हैं, उनको थोड़ा सा इंग्लिश की हिंदी निकालने में दिक्कत होती है, और वो भी अभी तो मान लो क्लास 10th ही है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी हम लोग टूटी फूटी की एक हिंदी निकालने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग सारे आंसर्स फाइंड आउट कर सकें। तो क्या बोला है, व्हेन वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था। इन द अबव पैसेज वो इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब क्या होता है, एक मोटिवेशन होता है। इसमें ये बोला जा रहा है कि एबव मीन्स होता है ऊपर। एबव मीन्स क्या होता है, ऊपर। ऊपर के पैसेज में
इंस्पिरेशन में होता है प्रेरणा का स्रोत, सोर्स में होता है स्रोत, और इंस्पिरेशन में होती है प्रेरणा। मतलब ऊपर के पैसेज में प्रेरणा का स्रोत किसको बताया गया है, हम लोग ये 4 हमारे ऑप्शन हैं, तो ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, सेलेक्ट वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अपोजिट टू द वर्ड हेट्रेड। अब देखिए हमको यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है हेट्रेड, क्या वर्ड दिया गया है, हेट्रेड। अब हेट्रेड का हमको बताना है कि हेट्रेड का अपोजिट वर्ड क्या होगा। अपोजिट का मतलब ये होता है, हम लोग इसको एंटोनिम भी बोल सकते हैं कि हेट्रेड का अपोजिट एंटोनिम क्या होगा, ठीक है। वैसे तो हेट्रेड हमारा यहाँ पे नाउन है, ठीक। हेट क्या होता है, वर्ब हो जाती है, जिसका मतलब होता है नफरत करना। हेट्रेड मीन्स होता ही है घृणा, और हेट्रेड का अपोजिट क्या होगा अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग पैसेज की हिंदी एक बार देख लेते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्या बोला है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज द फर्स्ट वुमेन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज मैंने थी, द फर्स्ट मैंने पहली वुमेन औरत, वो वाज अवॉर्डेड जिनको पुरस्कार दिया गया या सम्मानित की गई, द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये एक पुरस्कार का नाम है, ऑर्डर ऑफ मेरिट। मतलब ये होता है अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो उसमें आपकी मेरिट का मतलब होता है अच्छे गुण होना, तो मतलब आपने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आपकी बहुत प्रशंसा हो रही और आपने वो काम बहुत अच्छे के लिए किया है, तो उसको दैट विल बी कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट। उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मेरिट। इसी में इनको अवार्ड दिया गया है। ऑफ हर पॉइनरिंग, यहाँ पे तो एक वर्ड मेरा मिला है पॉइनरिंग का मतलब होता है मार्गदर्शन करना या आगे बढ़ना। वर्क्स इन नर्सिंग प्रोफेशन, उनका जो प्रोफेशन एक टाइप से बन चुका था नर्सिंग प्रोफेशन, मतलब वो डॉक्टर के क्षेत्र में। अब उन्होंने ऐसा इतने अच्छे वो काम किए थे जिसकी वजह से उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का पुरस्कार दिया गया था। फिर क्या बोल रहा है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल मीन्स शी वॉज बॉर्न ऑन मे, शी वॉज बॉर्न सॉरी इसमें बोल रहा है शी वॉज बॉर्न ऑन मे 12, 1820, वो 12 मई 1820 को पैदा हुई थी। ऑफ रिच फैमिली, एक धनी परिवार में, एक रिच फैमिली में पैदा हुई थी, जो कि मतलब फ्लोरेंस के एक धनी परिवार में पैदा हुई थी। और फ्लोरेंस हमारा कहाँ था, इटली में था। फ्लोरेंस कहाँ पे था, इटली में था। इट वॉज अनथिंकेबल, देखिए कितना अच्छा सा वर्ड है हमारा, कितना सा अच्छा वर्ड है अनथिंकेबल। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनथिंकेबल। अनथिंकेबल का मतलब होता है असंभव। क्या होता है, असंभव। इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल, इसका मतलब होता है असंभव। तो बच्चों जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ या जो वर्ड इस पैसेज में ऑलरेडी यूज्ड हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक कॉपी पेन लेके बैठिए और जो मैं बोल रहा हूँ, जो वर्ड बोल रहा हूँ उसका मीनिंग लिख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश इज़ नथिंग विदाउट वोकैब्स, विदाउट मीनिंग्स। इफ़ यू डोंट नो एनी वोकैब देन यू कैन नॉट फाइंड आउट द मीनिंग, फाइंड आउट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द पैसेज, एक्चुअल मीनिंग ऑफ द sentence. So please write down in your notebook which we will discuss important vocabs. यहाँ पे एक हमारा वर्ड यूज हुआ है अनथिंकेबल। अनथिंकेबल का मीन्स होता है इम्पॉसिबल। तो क्या है, इट वॉज असंभव, ये असंभव था फॉर ए वुमेन, एक औरत के लिए, ऑफ रिस्पेक्टेबल फैमिली, मतलब जो एक ऐसे परिवार में औरत पैदा हुई हो या सॉरी जो इंसान एक ऐसे परिवार में पैदा हो जिसके यहाँ सब कुछ हो, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, खूब सारा पैसा हो और किसी भी चीज़ की कमी ना हो, रिस्पेक्ट हो, ऐसे घर से महिलाएं अगर कहीं बाहर जॉब करने जाएं तो ये उनके लिए एक असंभव था। कि अब आप लोग ही जानते हैं, आपके घर परिवार में या पास पड़ोस में जिसके यहाँ सब कुछ होता है, वहाँ की महिलाएँ या औरतें बाहर जॉब करने नहीं जाती हैं। अगर उनको एक रिस्पेक्टेबल जॉब मिलती है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर हैं, कैप्टन हैं, सोल्जर हैं या अच्छी रैंक पे, तो ठीक है, लेकिन कहीं आसपास लोकल एरिया में वो किसी फैक्ट्री में वर्क करने नहीं जाती। तो इसी में ये बताया जा रहा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कि वो इतने अच्छे परिवार में पैदा हुई थी कि उनके लिए बाहर जॉब के लिए जाना, क्या इसमें बोला जा रहा है, गो आउट, इसमें बोला जा रहा है गो आउट
गो आउट फॉर जॉब इन दोज डेज, उन दिनों बाहर जाना वो भी नौकरी के लिए यह संभव था। शी ऑफर्ड हरसेल्फ, शी ऑफर्ड क्या बोला, शी ऑफर्ड हरसेल्फ, उसने अपने आप को ऑफ़र किया टू प्रोवाइड हीलिंग टच। अब देखिए यहाँ पे एक अच्छा सा वर्ड मिल रहा है हीलिंग टच। हीलिंग टच का मतलब होता है, हील मतलब होता है दर्द भरना, टच माने स्पर्श, एक ऐसा स्पर्श जिसके मतलब एक ऐसा स्पर्श मतलब कि अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा उत्पीड़न या पीड़ा हो रही हो, अगर आप उसको सहला दें, अच्छे से यार टच कर लें, तो कहा जाता है ना दर्द हरने वाला स्पर्श, मतलब उस इंसान को एक राहत से मिल जाती है कि यार कोई तो है मेरे साथ जो खड़ा है। तो इसमें यही बोल रहा है प्रोवाइड हीलिंग टच टू द वाउंडेड सोल्जर, मतलब जो सैनिक थे, घायल हो चुके थे, तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल उनके लिए एक हीलिंग टच का काम करेंगे। इन द क्रीमियन वॉर, मतलब उस टाइम में क्रीमियन वॉर हुआ था, उस टाइम बहुत सारे सैनिक घायल हो चुके थे, तो उनके लिए दवा इलाज के लिए कोई नहीं था। तो मतलब उसी टाइम फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने आप को खुद को ऑफ़र किया कि हम क्यों ना ऐसा क्यों ना ऐसा करते हैं कि जितने भी हमारे भारत माता के जो सैनिक हैं उनको हम एक हीलिंग टच का काम करें, एक दर्द हरने वाला स्पर्श करें, दर्द हरने का एहसास होने दें उनको। यही बोला जा रहा है हीलिंग इन द क्रीमियन वॉर, शी सर्व्ड देम सो वेल। उस फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, सी का मतलब यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उन्होंने उनकी इतनी अच्छे से देख रेख की, विद सच ग्रेट लव, इतने अच्छे प्रेम से, सी बिकेम ए लीजेंड इन द नर्सिंग। और क्या हुआ, इसी भावना से जब उन्होंने उनकी हेल्प की, सहायता की, तो क्या वो लीजेंड बन गई। लीजेंड एक प्रकार से एक ऐसा इंसान जो कई लोगों का इंस्पिरेशन का काम करता है, उसको हम लोग कह सकते हैं लीजेंड। तो वो एक अब क्या है, अपने नर्सिंग के फील्ड में, नर्सिंग एरिया में एक लीजेंड बन गए, जो कि उनका प्रोफेशन था। वी रिमेंबर हर, हम उनको याद करते हैं या वो जानी जाती हैं, हम उनको जानते हैं एज एन एम्बॉडीमेंट। देखिए कितना अच्छा वर्ड एम्बॉडीमेंट। एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है अवतार, इसका मतलब होता है अवतार। आप लोग प्लीज़ मीनिंग नोट कर लीजिए। और हीलिंग टच का मतलब होता है दर्द हरने वाला स्पर्श, दर्द हरने वाला स्पर्श। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। फिर इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है, तो क्या है, वी रिमेंबर, हम लोग जानते हैं या याद करते हैं, हर एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, प्रेम का अवतार। लव लग गया तो प्रेम का अवतार। सेक्रीफाइस एंड डेडिकेशन, समर्पण और सेक्रीफाइस त्याग, और डेडिकेशन होता है समर्पण, त्याग और समर्पण की। मैनकाइंड मीन्स क्या होता है, मानवता। क्या है, वो एक ऐसी महिला थी जो समर्पण और त्याग की मानवता रखती थी। एट द ओवर क्राउडेड स्कूटरी हॉस्पिटल, एक जो स्कूटरी हॉस्पिटल था उसको बहुत ज़्यादा उसमें भीड़ थी। शी वॉज ऑफन फाउंड सर्विंग द वाउंडेड सोल्जर्स, और वो हमेशा उसी हॉस्पिटल में सैनिकों को, उनकी जो घायल सैनिक थे उनकी देख रेख करते, उनकी सेवा करते थे। इन द मिड्स ऑफ नाइट होल्डिंग ए लैम्प इन हर हैंड, क्या है, और वो अपने मतलब नाइट में लैंप लेकर भी सैनिकों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते थे। इट्स रिजल्ट इज़ दैट सक्सीडिंग जनरेशंस नो हर एज द लेडी विद द लैम्प, और क्या हुआ, इसी सफलता ने उनको एक पहचान दी। वो पहचान क्या है, द लेडी विद द लैम्प, और हम लोग उनको लेडी विद द लैम्प के नाम से जानते हैं। इन ट्रू सेंस, सही मायने में, इन ट्रू सेंस, सही मायने में, शी वॉज ए ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग क्या मतलब, वह एक ऐसी इंसान थी, सर्विंग ह्यूमैनिटी, जो मानवता की रक्षा करती थी, मानवता की सेवा करती थी। इट मीन्स लाइक गॉड, वो भगवान की तरह थे। सर्विंग नीडी पीपुल, और जो ज़रूरतमंद लोग थे, नीडी पीपुल का मतलब होता है ज़रूरतमंद लोग, जो ज़रूरतमंद लोग थे उनकी वो सेवा करती थी इन द सोसाइटी, समाज में। एंड वर्किंग फॉर द ह्यूमैनिटी, और मानवता के लिए काम करती थी। इज़ ए काइंड ऑफ वर्शिप, जो कि एक पूजा के समान थी। people who perform good, ऐसे लोग जो अच्छे कार्यों के लिए अपने आप को लगा देते हैं। they are always remembered, वो हमेशा याद किए जाते हैं,
हम लोगों ने पैसेज तो पढ़ लिया। अब देखिए हम लोग इसके बहुत ही आसानी से इसको आंसर को भी कर पाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है who was the Florence Nightingale when was Florence Nightingale born। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था 1820, बोला था ना 1820 ईस्वी में, 18 में मई 1820 में इनका जन्म हुआ था। फिर क्या है, इन द अबव पैसेज वो इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। अच्छा आप ही लोग बताइए पूरे पैसेज में किसका जिक्र हुआ है, मतलब मदर टेरेसा या फ्लोरेंस नाइटिंगेल या कस्तूरबा गांधी या नन ऑफ दिस। तो हम मेरे ख्याल से पूरे पैसेज में जिक्र हुआ है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। ये हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेलेक्ट वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अपोजिट टू द वर्ड हेट्रेड। तो यहाँ पे एक अच्छा सा वर्ड आया है हेट्रेड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेट्रेड। हेट्रेड मीन्स हम लोग बोल सकते हैं हेट करना, हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं हेट करना, हेट करना। तो हेट करना तो होगी हमारी वर्ब, लेकिन हेटेड यहाँ पे हमारा नाउन है, तो हेट का यहाँ पे हमारा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन बोल रहा है, पहले ऑप्शन में क्या है, लव मतलब होता है प्रेम करना, हेट मतलब होता है नफरत करना, क्रूएल मतलब होता है निर्दयी, और जेलस मतलब क्या होता है, ये भी होता है नफरत करना, जलना किसी से। तो अपोजिट वर्ड पहुंचा तो अपोजिट वर्ड हो जाएगा हमारा लव। क्या हो जाएगा, लव। दिस विल करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। इसमें क्या बोल रहा है, वी मस्ट हेल्प अब बीच में यहाँ पे भरना है, बीच में हमें क्या भरना है वो देखना है। वी मस्ट हेल्प खालिस्तान पुअर, पहला ऑप्शन ए द एन, मतलब ये है कि हमको यहाँ पे आर्टिकल भरना है। और एक बात याद रखना, अगर हम किसी एडजेक्टिव, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एडजेक्टिव से पहले अगर द लगा देते हैं ना, तो ये काम करता है एक ग्रुप का, याद रखना। अगर इसके पहले हम किसी एडजेक्टिव से पहले द लगा दें तो वहाँ मतलब उसके लोगों के बारे में बात हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया द प्लस पुअर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुअर हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है, और द हो गया हमारा आर्टिकल। पुअर मीन्स होता है गरीब, और दा तो एक निश्चित वर्ड है, आर्टिकल होता है। तो क्या है, अगर किसी एडजेक्टिव से पहले दा लगा देते हैं तो उसमें लोग के बारे में बात हुई। जैसे यहाँ पे अब दा पुअर का मतलब यहाँ पे क्या है, गरीब लोग, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, गरीब लोग। ठीक, इसी प्रकार हम लोग बोलते हैं द प्लस रिच, रिच मीन्स क्या होता है, धनी, इसका मतलब होता है धनी। अब इसके पहले लग गया है द, तो यहाँ पे इसका मतलब निकलेगा धनी लोग, मतलब पूरे ग्रुप की बात होने लगती है, जितने भी विश्व में धनी लोग हैं उनके बारे में बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, वी मैंने हमें, मस्ट मैंने चाहिए, हेल्प मैंने सहायता, तो क्या बनेंगे यहाँ पे, ए तो करेंगे नहीं, ए मतलब होगा एक गरीब की, ऐसा तो नहीं बोला जाएगा, या एक गरीब की, यहाँ पे तो मतलब दोनों सेम है, ए और एन। यहाँ करेंगे द, यहाँ पे मतलब क्या है, द, हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही करेक्ट होगा द। यहाँ मतलब है कि हमें वी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। फिर क्या है, हम देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर सम बुक्स इन हिज बैग। क्या है, देयर में होता है, देयर एक तुम्हारा डमी सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से हम लोग कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते हैं। देयर विल बी नो यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू देयर, वी विल यूज़ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स मतलब बोल सकते हैं इसके आगे वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हम लोग इसमें वर्ब यूज करते हैं। तो इसमें से हमारा सब्जेक्ट क्या है, सम बुक्स। अब बताइए सम बुक्स हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, सम बुक्स। याद रखिएगा, सम के बाद काउंटेबल नाउन है तो हमेशा आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन।
तो जाहिर सी बात अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब आएगी हमारी यहाँ पे जो हमारा इज़ वॉज हैव वर, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वर, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वर। देयर वर सम बुक्स इन हिज बैग, कुछ पुस्तकें उसके किताब में थी, उसके बैग में थी। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, व्हाट इज़ ब्यूटीफुल इन इट, बोल रहा है कि मैंने एक सुंदर ड्रेस खरीदी। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि ये जो हमारा ब्यूटीफुल वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो सब बच्चों सभी को बताना पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे होते हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच। तो पूरे सेंटेंस में इस ब्यूटीफुल की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो ये पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, कंजक्शन तो होगा नहीं, कंजक्शन तो हम लोग जानते हैं एंड, बट, येट, स्टिल, ये सारे होते हैं कंजक्शन। प्रीपोजिशन भी नहीं होगा, प्रीपोजिशन क्या होते हैं, इन, एट, ऑन, अपॉन, बिटवीन, विद इन, एमिड्स, ये सारे होते हैं कंजक्शन। वर्ब क्या होगा, वर्ब तो हमारा किसी भी सब्जेक्ट के तुरंत बताती है, ऐसे या इसको वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब बोलते हैं तो होगा नहीं। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल हमारा क्या है, एडजेक्टिव। फिर क्या है, रमेश इज़ गोइंग टू आगरा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रमेश इज़ गोइंग टू आगरा। बोला वो इज़ इनकरेक्ट वर्ड इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में इनकरेक्ट मतलब गलत शब्द क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो रमेश है, रमेश हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन। और शायद बच्चों सभी लोगों ने पढ़ा होगा प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। तो इसमें यही गलती है कि रमेश का जो लेटर बना है स्मॉल लेटर बना है, यही गलती है इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें अब हमको रीऑर्डरिंग करना है, मतलब सेंटेंस को एक अच्छे से सही ऑर्डर में लिखना है, एक सही ऑर्डर में लिखना है, इस सेंटेंस को सही ऑर्डर में लिखना है। तो इसमें क्या लिखा गया है, द रोड ऑफ ओबे वी रूल्स द मस्ट, सब मतलब उल्टा सीधा लिखा है ना। तो रीऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ये तो होता है ना, सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कालानुक्रम, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस या सीक्वेंस ऑफ टेंस ये होते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, जो कि क्या है, वी। यहाँ क्या हो जाएगा, वी। फिर क्या है इसमें साइकिल या हेल्पिंग वर्ब क्या है, मस्ट, वी मस्ट। अब इसमें सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अब मेन वर्ब ले लेंगे। मेन वर्ब इसमें क्या है, ओबे, तो वी मस्ट ओबे। अब बाकी बात की चीज़ें लिख देंगे, वी मस्ट ओबे, क्या ओबे, किसका पालन करना चाहिए, रूल्स, वी मस्ट ओबे द रूल्स, वी मस्ट ओबे द रूल्स। देखिए इसमें ऑप्शन भी तो दिए गए हैं ना, द रूल्स ऑफ रोड मस्ट ओबे गलत है, वी ओबे द मस्ट, ये भी देखिए पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, द रूल्स ऑफ द रोड मस्ट वी ओबे, ये भी गलत। वी ओबे द मस्ट, वी ओबे पहले दे दिया, मस्ट बाद में, ये भी गलत। फिर क्या बोल रहा है, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, वी मस्ट ओबे द रोड, हमें रोड का पालन करना चाहिए, नहीं हमें रूल्स का पालन करना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं 9 से 10 वो हम लोग इसके बाद की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए और पेपर में अच्छे से अच्छा स्कोर कीजिए। थैंक यू।